हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम लोग ने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो हमने डिटेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है अभ्र कोष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड चैम्बर। ठीक है, तो क्या होता है इसको देखते हैं। इसको भी पॉइंट वाइज के रूप में समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका इंट्रो देखेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल देखेंगे, सिद्धांत, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। उसमें डायग्राम बनाएंगे, उसका ऑपरेटर्स वगैरह का बताएंगे क्या क्या ऑपरेटर्स है। उसके बाद इसको वर्किंग देखेंगे, कार्यविधि। उसके बाद इसमें जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त होता है या फिर जो संसूचन प्राप्त होता है वो किस टिप से दिखता है, या फिर जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो दिखाई देता है जो भी आवेशित कण है वो कैसे दिखाई देता है, ये सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी या फिर ऊर्जा का जो मापन है वो कैसे करते हैं वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखो, जो अभ्र कोष्ठ है वो 1911 में विल्सन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, और उन्हीं के नाम पर ही इसे विल्सन का अभ्र कोष्ठ या फिर विल्सन क्लाउड चैम्बर भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव जो विकिरण है या फिर जो आयनन क्षमता वाले जो विकिरण है, आयनीकरण क्षमता वाले विकिरण, मतलब जो प्लस और माइनस में जो विभक्त कर दे कोई भी परमाणु को, वैसे वाले विकिरणों के डिटेक्शन के लिए इस चैम्बर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस चैम्बर से जो भी आवेशित कण हैं उनका हम लोग ऊर्जा निकाल सकते हैं, उनके जो मार्ग है या फिर जो पाथ है उसको कहाँ कहाँ पे जा रहा है इसको इस डिटेक्टर से हम लोग निकाल सकते हैं, और उनकी संख्या निकाल सकते हैं। तो ये सब क्रिया इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल का कि कौन से प्रिंसिपल पे ये चैम्बर बेस्ड है। ठीक है, तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ। तो अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल का। ठीक है, तो प्रिंसिपल एकदम इजी सा है। क्या होता है, कोई भी दो धूल रहित या फिर जल वाष्प या फिर एल्कोहल वाष्प, इसको हम लोग संतृप्त वायु या फिर गैस समझ लो, इनमें रुद्धोष्म प्रसार करें, मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन करें, तो क्या होता है, जो वायु या फिर जो गैस है उसके कण में ये जो एल्कोहल वाष्प है या फिर जो जल वाष्प है वो उससे अति संतृप्त हो जाते हैं, मतलब सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं। बोलने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैं, धूल रहित कण या फिर जल वाष्प या फिर एल्कोहल वाष्प, एल्कोहल वेपर, इनको क्या किया जाता है, वायु या फिर गैस, ठीक है, वायु या गैस, इसके साथ रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है। ये एक मटेरियल हो गया समझ लो, ये एक दूसरा मटेरियल हो गया। इन दोनों का क्या किया जाता है, रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है, मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा ऐसा डायग्राम के रूप में थोड़ा समझा देता हूँ तो समझ में याद भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, रुद्धोष्म प्रसार करते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो क्या होता है, जो धूल रहित कण या फिर जल वाष्प या जो एल्कोहल वाष्प है, इसके जो आयन है या फिर ये जो है इस वायु या गैस से सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं, मतलब उसमें विलीन हो जाते हैं, पूरे मिल जाते हैं। और चूंकि जब ये मिलता है ना तो उस टाइम जो ताप है वो बहुत कम हो जाता है। रुद्धोष्म प्रसार जब किया जाता है उस टाइम जो टेम्परेचर है बहुत कम हो जाता है, जिससे इसके जो कण है इस वायु या गैस से क्या हो जाते हैं, अति संतृप्त हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, उसको अलग करना समझ लो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाता है, ताप गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है। अब इससे क्या होता है, ताप गिरता है तो इसके जो कण है इस वायु के जो या फिर जो गैस है उसके कण से क्या हो जाते हैं, अति संतृप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, दोनों सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं या फिर अति संतृप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको प्रिंसिपल को बस आपको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद तो कार्यविधि वगैरह एकदम इजी से है, वो सब समझ में आ जाएगा, बस प्रिंसिपल का थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, अति संतृप्त हो जाते हैं, मतलब सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं, मतलब पूरे मिल जाते हैं। अब होता क्या है, तो ये जो अति संतृप्त जो अब मटेरियल बन गया उससे कोई भी आयनन क्षमता वाले कण या फिर आवेशित कण या फिर जो रेडियो एक्टिव विकिरण है वो आकर उससे टकराता है। ठीक है, वहाँ पे एक क्लाउड मतलब चैम्बर बना रहेगा, एक कोष्ठ बना रहेगा, उसके अंदर में ये मटेरियल रहेगा अति संतृप्त वाला। उससे फिर क्या करेंगे हम लोग,
आवेशित कण या फिर रेडियो एक्टिव विकिरण उसमें इंसिडेंट कराएंगे। उससे क्या होता है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे डायग्राम के रूप में बनाता हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, रेडियो एक्टिव विकिरण आके इंटरेक्ट करेगा, रेडियो एक्टिव विकिरण आके उससे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। जिससे क्या होता है, ये जो रेडियो एक्टिव विकिरण है तो वो जो वहाँ पे वायु उपस्थित है, ठीक है, कुछ उससे मिल जाएगा और बाकी वायु यहाँ पे बचा रहेगा। तो जो वायु है या फिर जो माध्यम है उसको वो पहले तो आयनित कर देगा, मतलब प्लस और माइनस में विभक्त कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, ये आयनित कर देगा, मतलब प्लस और माइनस में विभक्त कर देगा। अब क्या होगा, जो जब ये आयनन हुआ, मतलब प्लस और माइनस में जब ये अलग अलग हो गए, तो ये जो प्लस है इसके साथ में ये जो दो अति संतृप्त जो सुपर सैचुरेटेड जो मटेरियल है वो जाके इससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो अति संतृप्त जो मटेरियल है वो क्या कर देगा, इंटरेक्ट करेगा, मतलब उसके साथ जाके वो मिल जाएगा। जिससे क्या होता है, ये जो अति संतृप्त है इसके जो छोटे छोटे जो कण है वो इस आयन के साथ जाके चिपक जाते हैं, मतलब वो क्या करने लगता है, संघनन करने लगता है, कंडेंसेशन करने लगता है, मतलब वो छोटी छोटी बूंद बनकर इस धन आयन के साथ जाके वहाँ पे जुड़ जाते हैं। समझ में आया, क्या हो जाएगा, इसे इंटरेक्ट करेगा तो कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंडेंसेशन छोटी कक्षाओं में 7वीं 8वीं में लोग पढ़ते थे। जो बादल कैसे बनता था, जो भी वाष्प रहते थे पानी के वो जाके हवा बन के, मतलब वाष्प बन के ऊपर मिल जाते थे, फिर ठंडा होता था, ताप कम होता था, तो ठंडा होता है तो क्या होता है, फिर वो बादल की छोटी छोटी बूंद बन जाता है और वहीं पर एक क्लाउड चैम्बर मतलब बादल बन जाता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका संघनन हो जाता है। संघनन होने का मतलब है कि छोटी छोटी बूंद बनकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लस आयन है अब इसमें क्या छोटी छोटी बूंद बन गया है, ठीक है, जल की बूंद बन गया है। अब क्या होता है, ये जो आयन है जहाँ जहाँ जाएगा या जिधर जिधर वो गमन करेगा उधर उधर क्या होगा, एक बादल सा बन जाता है, बादल सा बन जाता है, मतलब कि वहाँ पे एक उसका डायरेक्शन बन जाता है, पथ बन जाता है, मार्ग बन जाता है। और क्या करते हैं, अब जो कि वहाँ पे संघनन हो रहा है, मतलब वहाँ बादल के बूंद बन रहा है, फिर जिधर जिधर जा रहा है वहाँ पे क्या होने लगता है, बादल बनने लगता है। और हमको ये पता चल जाता है कि ये जो रेडियो एक्टिव विकिरण आया हुआ है वो या फिर जो धन और ऋण आयन है वो आयन किधर जा रहे हैं, मतलब किधर गमन कर रहे हैं। अब हमको पता चल जाता है किधर किधर जा रहा है, वहाँ पे मार्ग उसका अंकित हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर में एक वो लगा देते, कैमरा लगा देते हैं, ठीक है, कि या फिर फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं बोल सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो मार्ग बनना स्टार्ट होता है तो जो कैमरा लगा रहता है उसमें हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको क्या कर लेते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर उतार लेते हैं। जैसे ही फ़ोटो खींचते हैं फिर हमको समझ में आ जाता है कि जो धन आयन है वो किधर किधर जा रहा है। और ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी रेडियो एक्टिव विकिरण है या फिर जो आयनन क्षमता वाले जो विकिरण है उनका डिटेक्शन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो उसका मार्ग किधर किधर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा इसका सिद्धांत है। और इसको क्लाउड चैम्बर क्यों बोला जाता है, क्लाउड मतलब बादल, बादल को ही मतलब इंग्लिश में क्लाउड बोलते हैं ना, ठीक है, साइंस की भाषा में अभ्र लिखा है, लेकिन क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे जहाँ जाता है वहाँ पे एक मतलब बादल का मार्ग बनते जाता है, इसीलिए उसके नाम पर इसको क्लाउड चैम्बर बोला गया है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग का सिद्धांत है। क्या हो गया, धूल रहित कण या फिर जल वाष्प या फिर एल्कोहल वाष्प बोल सकते हो, इसको वायु या फिर गैस के साथ इंटरेक्ट कराते हैं। तो दोनों जब मिलते हैं और उसका रुद्धों से प्रसार करते हैं तो क्या होता है, उस टाइम उसका टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे कि ये जो इसके जो कण है इस वायु के कण से अति संतृप्त हो जाते हैं या सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो अति संतृप्त होता है तो जब रेडियो एक्टिव विकिरण वहाँ पे आता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जो वायु या गैस के जो मॉलिक्यूल है उनको क्या करेगा, प्लस और माइनस में विभक्त कर देगा, मतलब आयनन कर देगा। जिससे जो अति संतृप्त मटेरियल है, अति संतृप्त मटेरियल इस प्लस आयन के साथ क्या करता है, कंडेंसेशन करता है, संघनन करता है, मतलब द्रव की छोटी छोटी बूंद बनाता है, द्रव की छोटी छोटी बूंदें बनाता है, छोटी छोटी क्या करता है, बूंदें बनाता है या फिर जल की बूंदें बनाता है। जिससे ये जो प्लस आयन है वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ पर क्या होने लगता है, एक बादल बनने लगता है, क्लाउड बनने लगता है।
ठीक है, क्लाउड बनने लगता है, जिससे क्या पता चल जाता है कि वो जो आयनित वाला कण है वो किधर किधर गमन कर रहा है, और उसको क्या कर लिया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर उतार लिया जाता है या फिर एक कैमरा के द्वारा उसका फोटो ले लिया जाता है और पता लगाया जाता है कि जो रेडियो एक्टिव विकिरण है या फिर जो आयनन क्षमता वाले विकिरण है उसका मार्ग कैसा है। अब जैसे पता चलता है कि कहाँ कहाँ जा रहा है तो उससे हम लोग बाकी सब कुछ निकाल पाते हैं, जैसे कि उसका एनर्जी कितना है, उसका मार्ग कितना है, उसकी कितनी संख्या है, ये सब। ठीक है, तो ये पूरा इसका सिद्धांत है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मतलब बहुत सारे इसमें मटेरियल चीज़ आ गया है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा डायग्राम से समझा दिया हो ना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक सवाल ये जनरेट हो सकता है कि ठीक है, रेडियो एक्टिव विकिरण आते हैं और जो वहाँ पे वायु या गैस के जो माध्यम है उसको वो आयनित कर देते हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, वो तो आयनित कर देगा, तो ये जो अति संतृप्त जो मटेरियल है ये सिर्फ धन आयन और ऋण आयन के साथ ही क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? वहाँ पे और भी तो वायु या गैस के जो मॉलिक्यूल है उससे भी तो ये इंटरेक्ट कर सकता है। ये मटेरियल सिर्फ इन्हीं लोग के साथ इंटरेक्ट क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर ये है कि करने के लिए तो उनके साथ भी करता है, वायु या फिर जो गैस के जो मॉलिक्यूल है उनके साथ भी ये अति संतृप्त मटेरियल इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन होता ये है, चूंकि जो वायु या गैस के जो कण है वो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, जिसके कारण से ये उनमें भी होता है, उनमें भी बादल बनता है, उनमें भी द्रव की छोटी छोटी बूंदें बनता है, उनमें भी संघनन होता है, उनमें भी कंडेंसेशन होता है, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ही छोटा बनेगा, बहुत कम उसमें द्रव की बूंद। और चूंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा प्रक्रिया होते जा रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा सा मतलब बढ़ने लगता है, जिसके नाम से वो छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो तुरंत वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है, तुरंत वेपर बन जाता है, जिससे वहाँ पे द्रव की बूंद ही नहीं बन, मतलब बूंद बनता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो तुरंत वाष्प बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी बूंदें रहती है वायु या फिर गैस की, छोटी छोटी मतलब कण रहती है। तो इसलिए जो वायु या गैस है उनमें ये मटेरियल इंटरेक्ट नहीं कर पाता। वो किस में इंटरेक्ट कर पाता है? जो धन आयन है और ऋण आयन है या फिर जो उदासीन कण है उस पर इंटरेक्ट कर पाता है। समझ में आया? अब इसमें क्यों इंटरेक्ट कर पाता है, ये एक रीज़न और भी है, क्योंकि ये चूंकि इसमें आवेश है, धन है, ऋण है, मतलब इसमें आवेश है। अब आवेश है तो क्या होता है, जैसे ये जो बूंद बन रहा है वो इस ये जो आयन है इनमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब कोई भी जो वस्तु है वो क्या करना चाहेगा, कम से कम स्थितिज ऊर्जा रखना चाहता है। ठीक है, तो होता क्या है, अब ये जो द्रव की जो बूंद है ना, इसकी जो त्रिज्या होती है वो मतलब मैं उसको आर नाम देता हूँ। ठीक है, जो द्रव की बूंद है उसकी त्रिज्या को मैं क्या नाम देता हूँ, आर नाम देता हूँ। वो क्या करता है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोई भी वस्तु क्या है, कम से कम स्थितिज ऊर्जा रखना चाहता है, मतलब इसका मान यदि कम होगा तो आर का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मान कम हो रहा है तो आर का मान ज़्यादा होगा। अब कोई भी वस्तु या फिर यहाँ पर जो मटेरियल बन रहा है या जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम स्थितिज ऊर्जा रखना चाह रहे हैं, तो कम से कम स्थितिज ऊर्जा कब रखेगा, जब आर का मान यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो वहाँ पे आयनन में जो मतलब जो प्लस आयन और माइनस आयन में जो द्रव की बूंद बन रहा है उसका मान बढ़ते जाता है। मतलब आर का मान वहाँ पे, आर का मान मतलब जैसे द्रव की बूंद यहाँ पे है तो ये आर का मान हो गया। ठीक है, तो ये आर का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब प्लस आयन और माइनस आयन में जो द्रव की बूंद बन रहा है उसका आकार बढ़ते जाता है, साइज में वो बड़ा होना चाहता है, क्योंकि उनमें प्लस और माइनस आयन होता है और स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम करना चाहता है तो आर का मान वहाँ पे बढ़ते जाता है। इसीलिए जो प्लस आयन और माइनस आयन में ही द्रव की बूंद बनता है, और जो वहाँ पे और वायु या गैस के जो कण है उनमें भी बनता है, लेकिन वो तुरंत ही क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, तुरंत ही वो वेपर फॉर्म में बदल जाते हैं, इसलिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। यहाँ पे समझ में आ गया इतना चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके बाद इसमें एक चीज़ और निकाल सकते हो। अब ये जो प्लस आयन माइनस आयन या फिर जो उदासीन कण है इसमें हम लोग कितना निष्पत्ति रखें या फिर कितना रुद्धोष्म प्रसार करें कि हमको ये जो द्रव की बूंद प्राप्त हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक लिखता हूँ थोड़ा सा, उसको मिटा के बताता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना कंडेंसेशन करना चाहिए कि हमको वहाँ पे द्रव की बूंदें प्राप्त हो। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जो प्लस आयन है उसमें जो रुद्धोष्म निष्पत्ति का मान है, अब रुद्धोष्म निष्पत्ति मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो ये बोल सकते हो। ठीक है, उसका मान 1.31 से ज़्यादा होना चाहिए। सॉरी, ये माइनस आयन के लिए, माइनस आयन के लिए जो रुद्धोष्म मैं लिख देता हूँ, चलो
थोड़ा एकदम डिटेल से बता रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा लेंथ बड़ा भी हो सकता है, तो आप लोग उसको बोर नहीं होना। चाहो तो आप लोग स्पीड को थोड़ा बढ़ा के देख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक एक चीज़ को डिस्कस करना जरूरी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। बताने के लिए तो मैं 15-20 मिनट में भी पूरा खत्म कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, थोड़ा सा प्रिंसिपल बता दूंगा 2-3 लाइन, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन बता दूंगा, फिर उसका रिजल्ट बता दूंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है आपको एग्जाम के ही काम आए, आपको फर्दर सामने वाले एग्जाम मतलब आगे जो बड़े एग्जाम होगा उसमें भी ये आपको पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जो रुद्धोष्म निष्पत्ति का मान है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो, रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति, इसका जो मान है वो ऋण आयन के लिए 1.31 के आसपास होना चाहिए, या फिर 1.31 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। धन आयन के लिए 1.4 से ज़्यादा होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये जो है ना 1.25 से ज़्यादा होना चाहिए, ये जो है 1.31 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वहाँ पे धन आयन में कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। और उदासीन कण के लिए, उदासीन कण मतलब जो धन ना हो और ऋण भी ना हो, ठीक है, कोई आवेश ही ना हो, तो उनमें क्या होगा 1.45 से ज़्यादा होता है। यदि वहाँ पे कंडेंसेशन का मान यदि 1.45 रखें, मतलब ये रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति का मान, तभी क्या होगा उदासीन कण में कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति जो बोल रहे हो है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी एक गैस है, उसका प्रारंभिक टेम्परेचर क्या है T1 है, और वॉल्यूम क्या है V1 है। बाद में क्या होता है उसका मान लेते हैं टेम्परेचर T2 हो जाता है उसमें रुद्धोष्म प्रसार करने पर, और वॉल्यूम क्या हो जाता है V2 हो जाता है। तो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है तो क्या होता है T1 V1 गेमा -1 इक्वल टू क्या होता है T2 V2 गेमा -1। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो गामा क्या है वो पहले बता देते हैं। तो गामा को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, गामा को क्या बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ T1/T2, वो जो T2 दिख रहा है उसको मैं नीचे ले आया, और ये जो V2 है अपॉन V1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गामा -1, इसको मैं इधर ले आया, दोनों के घात में क्या कर दिया गामा -1 कर दिया। तो ये जो V2 अपॉन V1 है ना, इसी को बोलते हैं रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति, ठीक है। तो जो V2 और V2 अपॉन V1 का मान है, इसी को बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो। तो इसी का ही मान का बात कर रहे हैं कि इसका जो मान है वो ऋण आयन के लिए 1.5 से ज़्यादा होगा, तभी कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। धन आयन के लिए 1.31 से ज़्यादा होगा इसका मान, तभी वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा धन आयन में। उदासीन कण के लिए 1.45 से ज़्यादा होगा इसका मान, तभी वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। अब अपने को क्या चाहिए क्लाउड चैम्बर में, सिर्फ धन आयन बस में हमको चाहिए कि कंडेंसेशन हो, ऋण आयन या फिर उदासीन कण में नहीं चाहते हम लोग। तो क्या कर देंगे, जो इसका मान है V2/V1 या फिर बोले तो रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति का मान है, उसको हम लोग एक कंडीशन में फिक्स कर देते हैं कि उसका मान 1.30 से 1.40 के आसपास हो। इसी में ही हम लोग क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो धन आयन है सिर्फ इसी बस में ही कंडेंसेशन क्रिया हो पाती है, बाकी ऋण आयन और उदासीन में क्रिया नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं, इसीलिए जो धन आयन है सिर्फ इसी बस में ही कंडेंसेशन या फिर उसी में ही जो द्रव की बूंद बनता है वो सफलपूर्वक बन पाता है, ठीक है, बाकी में नहीं बन पाता। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आप लोग का सिद्धांत अब्रकोष्ठ क्लाउड चैम्बर का। थोड़ा सा बड़ा है, चाहो तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको स्पीड में थोड़ा बढ़ा के दोबारा देख सकते हो, ठीक है, तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये तो पूरा सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना कैसे होती है। तो उसको मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसको बारी से समझाते हैं, ठीक। तो देखिए कुछ स्टेप्स इसका कंस्ट्रक्शन रहता है अब्रकोष्ठ क्लाउड चैम्बर का, ठीक है। तो क्या होता है बारी बारी से समझते हैं इसको। सबसे पहले इसमें एक चैम्बर बना रहता है, या फिर एक क्या होता है एक कोष्ठ बना रहता है, हिंदी में कोष्ठ, उसी को इंग्लिश में चैम्बर बोल रहे हैं। तो एक कोष्ठ डी बना हुआ है, जिसके अंदर में क्या होता है 2 प्याली लगा देते हैं बी व बी डैश, जिसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग एल्कोहल भर देते हैं, ठीक है। समझ में आया, इसके अंदर में क्या है, जो काला कलर दिख रहा है समझ लो अल्कोहल या दारू है समझ लो। उसके बाद क्या करते हैं इसमें एक पिस्टन पी लगा देते हैं, जो कि आराम से इस चैम्बर में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये पिस्टन पी लगा दिए। अब ये पिस्टन पी को क्या करते हैं ऊपर में थोड़ा सा काला रंग पोत देते हैं, काला रंग की पुताई कर देते हैं यहाँ पास, ठीक है। और क्या करते हैं इस जो
चैम्बर है इसके ऊपर में एक कांच की प्लेट जी लगा देते हैं, मतलब ये क्या रहेगा, ऊपर में एक बंद रहेगा, समझ लो कांच की प्लेट वहाँ पे लगा रहेगा। और क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्लाउड चैम्बर है इसके बगल में एक छोटा सा हम लोग विंडो बना देते हैं के, जिससे क्या होता है जो प्रकाश स्रोत है या फिर जो विकिरण है यहाँ से क्या हो सके, इंटर कर सके, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा विंडो खिड़की बना देते हैं। समझ में आ गया। और क्या करते हैं, ये जो क्लाउड चैम्बर है मैं बताया कि जो फोटोग्राफी वहाँ पे जब बादल बनता है उसको फोटो खींचने के लिए कैमरा की जरूरत पड़ता है, तो वो कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, सी नाम दिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी बादल बनेगा तो ये फोटोग्राफिक कैमरा पर वो फोटो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, इसके पार्ट्स समझ में आ गए, कौन कौन से पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला एक चैम्बर डी होता है जिसके अंदर में एक पिस्टन पी लगा होता है जो कि आराम से इस चैम्बर में ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद दो प्याली लगी रहती है बी व बी डैश, इसके अंदर में एल्कोहल भरा जाता है। इस चैम्बर के ऊपर में एक कांच की प्लेट लगा देते हैं जी, ठीक है। और क्या करते हैं, छोटा सा एक विंडो बना देते हैं जिससे जो प्रकाश स्रोत है वो इस चैम्बर में क्या हो, इंटर हो सके, तो ये बोल सकते हो। और क्या करते हैं, ये जो पिस्टन पी है और ये जो कांच की नली जी है, इसके बीच की जो जगह बनता है उसके अंदर में हम लोग क्या भर देते हैं, वायु या फिर गैस। जो स्टार्टिंग में बोला था ना मैं, इधर वायु या फिर गैस मटेरियल जो लेते हैं, माध्यम जो लेते हैं वो यही है, तो इसके अंदर में क्या करते हैं, वायु या फिर गैस भर देते हैं। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, समझ में आ गया पूरे ए टू जेड। अब बात करते हैं इसके वर्किंग का। तो देखो वर्किंग एकदम इजी सा है, तो बात करते हैं हम इसके वर्किंग के बारे में। तो एकदम इजी सा वर्किंग है, देख लो मैं जो भी सिद्धांत बताया था उसको अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा तो वर्किंग यू बाय वहाँ तक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत लगाए हुए हैं, इससे क्या होगा, ये प्रकाश स्रोत से कोई भी विकिरण यहाँ पर से विंडो को ओपन करेंगे, जैसे ही प्रकाश स्रोत से यहाँ पे प्रकाश इंटर करेगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हो रेडियो एक्टिव विकिरण यहाँ से इंटर करेंगे। अब होगा क्या, ये जो वायु के यहाँ पे माध्यम भरा हुआ है इससे ये प्रकाश स्रोत इंटरेक्ट करेगा, तो जो वायु के जो कण है उसको वो आयनित कर देगा, आयनन क्षमता उसके पास रहेगी, तो क्या कर देगा, प्लस और माइनस में वहाँ पे आयनित कर देगा। और क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ये आयनित करेगा तो जो पिस्टन लगा हुआ है ये ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार होने लगता है। रुद्धोष्म प्रसार होगा तो टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे गिर जाता है, जिसके नाम से ये जो एल्कोहल की जो बूंद है वो यहाँ पे जो वायु भरा हुआ है मटेरियल उससे वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। सुपर सैचुरेटेड होगा तो क्या होगा, वहाँ पे इसके जो कण है वो इस वायु के कण के साथ अति संतृप्त हो जाएंगे, सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे। और क्या होगा, ये जो धन आयन और ऋण आयन बना हुआ है, जो रेडियो एक्टिव विकिरण यहाँ से आया हुआ है, तो वायु के कण को धन और माइनस में क्या कर दिया है, विभक्त कर दिया है। तो जो धन आयन और माइनस आयन है उससे ये जो सुपर सैचुरेटेड जो मटेरियल है वो जाके उससे इंटरेक्ट करेगा। अब उससे इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया जाता है कि जो मैं बताया था रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति, एडियाबेटिक इंग्लिश एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो, उसका मान 1.4 से 1.5 के बीच में रखा जाता है, जिससे कि जो धन आयन है सिर्फ उसी बस में ही क्या होगा, वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब संघनन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि प्लस आयन पर ही द्रव की बूंद बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही द्रव की बूंद बनता है तो वो जो धन आयन है वो जिधर जिधर जाएगा, जिधर जिधर गमन करेगा, उधर उधर क्या होगा, एक बादल सी वहाँ पे मार्ग अंकित हो जाता है, या फिर बादल सा क्या बन जाएगा, वहाँ पे उसका डायरेक्शन बन जाएगा, जिसको ये जो फोटोग्राफिक कैमरा है या फिर ये जो सी कैमरा है, इससे क्या कर लिया जाता है, उस मार्ग का फोटो खींच लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा वर्किंग है। एक बात नोटिस करने की बात यह है कि जो पिस्टन है ना ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब जैसे ही यहाँ पे इंटर करेगा ना, प्लस माइनस में विभक्त करेगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, इसको हमको करना नहीं पड़ता, ठीक है। और जैसे ही पूरा एक क्रिया होती है ना, वो कैमरा ऑटोमेटिक सेट रहता है तो तुरंत वो फोटो ले लेता है उसका। तो ये सब जो क्लाउड चैम्बर वाला जो सिस्टम है ना, ये ऑटोमेटिक चलते रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सेट कर दो सामान को या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको, फिर ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते रहता है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी बोल सकते हो कि जैसे ही एक बार ये फोटो ले लेगा कैमरा, उसके बाद अब दोबारा से करना रहेगा, तो क्या करते हैं, जो भी मटेरियल अंदर में भरा है उसको पूरा खाली करना पड़ता है, उसके बाद ही दोबारा यहाँ से इंटर करेगा, फिर वो फोटो खींचेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगा के जो भी यहाँ पे आयनन रहेंगे उसको हटा लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा इंटर करेगा, फिर से वो क्रिया दोबारा होगी, फिर से फोटोग्राफिक कैमरा पर वहाँ पे फोटो ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया जो है बार बार चलते रहती है, ऐसा क्रिया बार बार अपने आप दोहराते रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो क्लाउड चैम्बर है इसका वर्किंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया वर्किंग। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट के बारे में। अब ठीक है, आप बोल रहे हो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका फोटो खींचा जाता है, तो ये कैसे दिखता कैसे है। मान लेते हैं यहाँ पे
अल्फ़ा कट गया तो कैसे दिखेगा, बीटा कट गया तो कैसे दिखेगा, गामा कट गया तो कैसे दिखाई देगा, ठीक है, या फिर गामा विकिरण जाएगा तो कैसे दिखाई देगा। तो उसके बारे में अब बात करते हैं कैसे दिखाई देता है फोटोग्राफिक कैमरा पर। ओके, तो अब बात करते हैं जो भी फोटोग्राफिक प्लेट पर जो फोटो प्राप्त होगा वो किस टिप से होगा, उसमें पहचान कैसे करेंगे कि जो वहाँ पे कण प्राप्त हो रहे हैं वो अल्फ़ा है कि बीटा है कि गामा है, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो बताते हैं पहले। तो उससे पहले मैं लिख देता हूँ इसका डिटेक्शन या संसूचन, ठीक है। इसको आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो ऐसी पॉइंट बना के लिखना, तो आप लोग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा भाई नंबर पाने का। संसूचन, ठीक है। तो देखो कैसे टिप को प्राप्त होगा, ठीक है। तो किस टिप से प्राप्त होता है बताते हैं। मान लेते हैं जो रेखा वहाँ पे अंकित हो रहा है या फिर जो मार्ग अंकित हो रहा है वो सीधा सीधा हो, कुछ इस टिप से हो या फिर थोड़ा सा ही विचलित हो, ठीक है। कुछ इस टिप से मार्ग हो और बहुत ज़्यादा घनी हो। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला मैं, घनी हो, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हमको रेखा प्राप्त हो, घनी हो। दूसरा, घनी मतलब सघन, डेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे लाइन प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा, छोटी रेखा प्राप्त हो, ठीक है, ज़्यादा बड़ी प्राप्त मत हो, छोटा ही समझ लो, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, अपने डायरेक्शन से विचलित ना हो, मतलब एक सीधा रेखा प्राप्त हो, सतत रेखा प्राप्त हो, सतत रेखा प्राप्त हो। तब उस कंडीशन में जो लाइन प्राप्त हो रही है वो पहचान कर लिया जाता है कि वो अल्फा कण का लाइन है। मतलब जो इंटर किया था आपतित कण या आवेशित कण वो अल्फा कण इंटर किया था। क्या होता है, अल्फा कण वहाँ पे प्रवेश किया है, तभी हमको जो लाइन प्राप्त हो रही है या फिर जो फोटो कैमरा में जो लाइन प्राप्त हो रही है वो घनी हो रही है, छोटी भी प्राप्त हो रही है, सतत प्राप्त हो रही है। अब इसका रीज़न क्या है, अल्फा कण ही क्यों हो रही है। अल्फा कण में ही क्या होता है कि जो घनी और छोटी और सतत रेखा प्राप्त होती है वही ये पॉसिबल हो पाता है अल्फा कण में। ऐसा क्यों, तो देखो जो अल्फा कण होती है उसकी जो आयनन क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब सबसे ज़्यादा यदि आयनन क्षमता की बात करें अल्फा बीटा गामा में या रेडियो एक्टिव में तो वो अल्फा कण ज़्यादा होती है। मतलब अल्फा कण की आयनन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, जैसे अल्फा कण इंटर किए वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु के कण को प्लस माइनस में विभक्त करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे प्लस आयन बनेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वहाँ पे जो द्रव की बूंद बन रहा है वो बहुत ज़्यादा बनेगा प्लस आयन में, ठीक है। तो वहाँ पे इसी नाम से जो लाइन प्राप्त हो रही है वो बहुत घनी प्राप्त हो रही है, बहुत ही सघन प्राप्त हो रही है। तो इस कारण से उसका अल्फा कण प्राप्त हो रहा है। दूसरा, छोटी क्यों प्राप्त हो रही है, तो जो देखो जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है, बहुत भारी कण होते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा में कंपेयर करें तो अल्फा कण सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अल्फा कण क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं उसमें, ऐसा समझ सकते हो। फिर इसलिए क्या होता है, बहुत भारी होता है, जिसके नाम से वो ज़्यादा दूर क्या कर पाता है, तय नहीं कर पाता। वहाँ पे कम दूरी ही तय कर पाता है, इसीलिए जो लाइन प्राप्त होती है वो छोटी प्राप्त होती है। अब सतत क्यों प्राप्त होता है, सतत मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। अब चूंकि भारी होता है तो इसलिए जो अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता, वो सीधा रेखा में ही दिखाई देता है। तो ये समझ में आ गया। इसीलिए अल्फा कण में हमको जो लाइन प्राप्त होती है या फिर जो डिटेक्शन रेखा प्राप्त हो रही है वो घनी प्राप्त होती है, छोटी प्राप्त होती है और सतत प्राप्त होती है। तीनों का कारण मैं बता दिया, ठीक है। छोटी क्यों प्राप्त होगी, क्योंकि वो भारी होती है इसलिए ज़्यादा दूर तय नहीं कर पाती। और सतत क्यों प्राप्त होगी, सीधी रेखा में चूंकि भारी है इसीलिए वो अपने डायरेक्शन से मतलब कन्वर्ट नहीं हो पाता या फिर विचलित नहीं हो पाता अपने मार्ग से। वो सीधा रेखा में ही वहाँ पर हमको जाते हुए दिखाई देता है, इसलिए सतत प्राप्त होती है। घनी क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी आयनन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है अल्फा कणों की, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बूंद बनता है। इसके नाम से जो लाइन प्राप्त हो रही है वो घनी होती है। तो समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन की बात करते हैं, यदि जो लाइन प्राप्त हो रही है वो कुछ इस टाइप से प्राप्त हो, मतलब डिस्क्रीट प्राप्त हो, कंटिन्यूअस प्राप्त मत हो। जैसे इसमें कंटिन्यूअस प्राप्त हो रहा था ना सीधा सीधा, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये डिस्क्रीट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से प्राप्त हो लाइन मान लो, तो उस कंडीशन में मतलब मैं क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहला लंबी प्राप्त हो, दूसरा डिस्क्रीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, असतत, ठीक है, असतत, इसका उल्टा असतत हो जाएगा। या फिर टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त हो, टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त हो, या फिर बोल सकते हो पतली प्राप्त हो। इसमें क्या होता है, थोड़ा मोटी प्राप्त होता है, ठीक है, छोटी भी रहेगा और मोटी भी रहेगा, ऐसा समझ सकते हो।
ठीक है। तो इसका कारण भी वही रहता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे होता है, इसलिए वो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये लंबी भी रहेगा, असतत भी रहेगा, टेढ़ी मेढ़ी भी रहेगा, पतली भी रहेगा। तो वैसे कण में कौन सा कण हमको प्राप्त होंगे, वैसे डिटेक्शन में हमको बीटा कण प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों भाई? तो इसका सिंपल से रीजन, जैसे इसमें रीजन लगाए हैं वैसे इसमें भी लॉजिक लगाते हैं। तो लंबी क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि जो बीटा कण का आयनन क्षमता होता है वो कंपेरेटिवली अल्फा के कण में, मतलब अल्फा के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो ये क्या होता है, चूंकि पतली रहती है, पतली क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे उसका आयनन क्षमता बहुत कम है, तो बहुत कम को ही वो क्या कर पाएगा, संघनन कर पाएगा, बहुत ही कम में ही बूंद बन पाएगा, जिसके नाम से यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ही कम बनेगा। तो कम बनेगा मतलब क्या होगा, पतली प्राप्त होती है। इसमें क्या हो रहा था, मोटी मोटी रेखा प्राप्त हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, पतली रेखा प्राप्त होती है। दूसरा, लंबी क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि ये हल्का होते हैं बीटा कण अल्फा कणों से। तो बीटा कण हल्का होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तक क्या कर पाएंगे, गमन कर पाएंगे, इसलिए जो रेखा प्राप्त होती है ये थोड़ा लंबी प्राप्त होती है। कुछ इस टिप से समझ लो, यहाँ पे डायग्राम में भी आप दिखा सकते हो। तीसरा क्या बोल सकते हैं, असतत क्यों प्राप्त हो रही है, ऐसे कट कट के क्यों प्राप्त हो रही है? तो इसका कारण ये है कि देखो इसका एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, या एनर्जी नहीं मतलब आयनन क्षमता बहुत कम होती है। तो होता क्या है इसमें, ये बहुत ही कम दूरी तक ही जा पाएगा। और ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि देखो हल्का होती है तो ये क्या करेगा, अपने अपने डायरेक्शन में विचलित हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो भारी होता है इसलिए सीधा सीधा रेखा में ही गमन करता है। लेकिन ये बीटा कण हल्की होती है इसलिए अपना डायरेक्शन आराम से चेंज कर पाती है। ठीक है, और डिस्क्रीट क्यों प्राप्त हो रही है, मतलब ये असतत क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि इसकी संख्या काफ़ी कम होती है, संख्या काफ़ी कम होती है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे पूरा कंटिन्यूअस हमको रेखा प्राप्त नहीं हो पाती, कट कट के वहाँ पे लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको बीटा कण वहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऐसा समझ जाते हैं कि जो डिटेक्शन प्राप्त, ये अगर ऐसा लाइन प्राप्त हो रहा है तो ऐसा समझ जाते हैं कि जो वहाँ पे डिटेक्शन हुआ है वो बीटा कण का डिटेक्शन हुआ है, ये समझ में आया। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, यदि हम लोग बात करते हैं गामा किरणों की, तो वो कैसे प्राप्त होता है? तो देखो जो गामा किरणें होती है ना, बहुत ही पतली होती है, बीटा कण वाले रेखा से भी बहुत ज़्यादा पतली होती है, और वो दिखाई ही नहीं देती, इतनी पतली रहती है कि हमको दिखाई ही नहीं देती। तो मैं इसलिए डायग्राम यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, ये चाहो तब बना सकते हो, मतलब बहुत कम। अब मैं कैसे दिखाऊँ उसको, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है एकदम पतला पतला। ठीक है, तो ये इस टिप से अगर रेखा प्राप्त हो रही है तो उस टाइम हमको क्या होता है, गामा विकिरण प्राप्त होता है, या फिर एक्स विकिरण, या फिर बोल सकते हो एक्स किरण प्राप्त हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्स किरण या गामा विकिरण की जो आनंद क्षमता होती है बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ तक वो गमन कर रही है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो भी हमको रेखा प्राप्त हो रही है उसका संसूचन किया जाता है, तो पता चलता है कि वो अल्फा कण है कि बीटा कण है कि गामा कण है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से क्लाउड चैम्बर में पता लगाया जाता है कि कौन से आवेशित कण वहाँ पे इंटर हुए हैं। समझ में आया? तो ये हो गया पूरा डिटेक्शन इसका। अब एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ इसमें कि जो ये डिटेक्शन हमको डिटेक्शन से पता चला है कि ये अल्फा कण है कि बीटा कण है गामा कण है, उसकी यदि मैं ऊर्जा मेजर करना चाहूँ, एनर्जी मेजर करना चाहूँ, तो वो क्या होगा, या फिर मोमेंटम, दो चीज़। ठीक है, मोमेंटम मतलब संवेग, तो संवेग में कैसे मेजर करूंगा उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। एग्जाम में आता है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसको ज़बरदस्ती बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको पूछ सकता है डायरेक्ट कि क्लाउड चैम्बर में कणों की ऊर्जा तथा मोमेंटम कैसे मेजर किया जाता है। 3 नंबर में क्वेश्चन दे देगा या फिर 6 नंबर में क्वेश्चन दे देगा, तो कंस्ट्रक्शन बताइए और ये मेजर कीजिए, बोल देगा। तो इसलिए आप लोग को इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो मैं बताता हूँ इसको मिटा के, ये समझ में आ गया डिटेक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये आपको इसको मैं क्या है थोड़ा एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बाकी जो मेन चीज़ है उसको मैं लिख के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स से या फिर जो बुक है उससे एक बार पढ़ लेना। ठीक, तो अब बात करते हैं इसकी। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, इसमें हम लोग जो डिटेक्शन प्राप्त हुआ है, जो कण प्राप्त हुआ है, उसका ऊर्जा और उसका एनर्जी, मतलब ऊर्जा और संवेग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऊर्जा और संवेग का मापन। तो देखो एकदम इजी सा है, आप लोग ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आप लोग को ये एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमको कुछ लाइन प्राप्त हो रही थी। ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये अल्फा कण हो गया तो थोड़ा मोटा है, और ये मान लो बीटा कण है। ठीक है, देख लेना, पिछला जब बनाया था उसके जैसे। ठीक है, तो होता क्या है, इस जो वहाँ पे आवेशित कण इंटर कर रहे हैं उसके सामने में हम लोग एक चुंबक रख देते हैं, चुंबक का द्विध्रुव रख देते हैं, मतलब N और S रख देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, या फिर जो चुंबक है, उसको ऐसा रखा जाता है, इस डायरेक्शन में रखा जाता है कि मान लो यहाँ पे जैसे ये आपतित कण है या फिर आवेशित कण है, तो ये इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है।
मेरा हाथ को देखना, ये इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा जाता है, मतलब लंबवत रखा जाता है, इससे 90 डिग्री में रखा जाएगा। मतलब जो बी का डायरेक्शन रहेगा, जो जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन रहेगा वो इसके लंबवत, मतलब ये कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, मतलब सीधा सीधा आप लोग के साइड में रहेगा, कैमरा के साइड में रहेगा, या तो फिर इसके अंदर में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? या तो अंदर में रहेगा या तो ये आप लोग के डायरेक्शन में रहेगा। और ये जो आपतित कण इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं बी को कैसे बना देता हूँ, कुछ इस डायरेक्शन में, या तो अंदर की ओर या तो फिर आप लोग के साइड। तो बी क्या रखा था, इससे ये अपना क्या है, आवेशित कण है या फिर आपतित कण है। अब इससे क्या होता है, ऐसा क्यों रखते हैं? देखो ये जो बी रख रहे हैं ना, इसके नाम से एक लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लॉरेंज बल क्या होता है। ये जो बी रखे हैं ना, इसके नाम से एक आवेशित कण पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसको हम लोग लॉरेंज बल बोलते हैं। जिसके कारण से क्या होता है, ये सीधा सीधा जाते रहता है तो वो उस डायरेक्शन से विचलित हो जाते हैं, और क्या होता है, ये थोड़ा अपने डायरेक्शन में चेंज हो जाता है और वृत्ताकार मार्ग में इंटर करता है। समझ में आया? क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग में वहाँ पे इंटर करने लगता है। तो वहाँ पे जो लॉरेंज बल लग रहा है उसका मान यदि आप लोग को पता होगा तो उसका जो मान होता है वो क्या होता है, QVB ये मान होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में तो पढ़ा ही होगा। जो लॉरेंज बल लग रहा है उसका मान क्या हो जाएगा, QVB। और ये जो QVB है या फिर जो लॉरेंज बल है, इसके नाम से ये मार्ग क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया। और ये जो वृत्ताकार मार्ग हो गया, अब वृत्ताकार मार्ग हो गया तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक अभिकेंद्री बल भी कार्य करेगा। ठीक है, तो ये जो अभिकेंद्री बल लग रहा है ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो जो अभिकेंद्री बल लग रहा है वो जो लॉरेंज बल प्राप्त हो रहा है इसी के नाम से वहाँ पे लग रहा है। ठीक है, मतलब ये लॉरेंज, देखो सिंपल सी बात है एकदम। यहाँ पे क्या करते हैं, ऊर्जा और संवेग का मेजर करने के लिए एक हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करते हैं। और उसका डायरेक्शन कैसे रखते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं जब आवेशित कण जो इंटर कर रहा है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, एक बल कार्य करने लगता है इस आवेशित कण पर, जिसको लॉरेंज बल बोला जाता है, जिसका मान होता है QVB। ठीक है, और ये लॉरेंज बल के कारण से ये जो सीधा सीधा इंटर कर रहा था वो अपने डायरेक्शन से थोड़ा विक्षेपित हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो उसका मार्ग जो रहता है वो वृत्ताकार हो जाता है। अब वृत्ताकार मार्ग में गमन कर रहा है तो कोई भी आप लोग को पता होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ये जो वृत्ताकार मार्ग में जब कोई भी वस्तु गमन करता है तो वहाँ पे एक अभिकेंद्री बल लगता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसके नाम से उसका मान क्या हो जाएगा, और वो जो अभिकेंद्री बल लग रहा है वो किसके नाम से लग रहा है, ये लॉरेंज बल है उसके नाम से लग रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो लॉरेंज बल है वो क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभिकेंद्री बल हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो जो लॉरेंज बल लग रहा है इसी के नाम से ही प्राप्त हो रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाएगा। अब लॉरेंज बल का मान हमको पता है क्या है, QVB है, और अभिकेंद्री बल का मान आप लोग को पता होगा, इसका फार्मूला क्या लिखा जाता है, mv²/r ये लिखा जाता है। जहाँ पे m क्या है, तो m जो ये आवेशित कण है, अल्फा या बीटा जो भी गामा जो भी कण वहाँ पे है उसका वो मास है, द्रव्यमान है। v क्या है, तो जो आवेशित कण है इसका क्या है, वो वेलोसिटी है। ठीक है, r क्या है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हमको बन रहा है ये तो इसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, r क्या है, त्रिज्या, आवेशित कण की त्रिज्या बोल सकते हो। Q क्या है, तो ये जो आवेशित कण है उसका चार्ज है। V तो मैं पहले बता दिया क्या है, उसका वेलोसिटी है। B क्या है, तो वो क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे आपको सबको समझ में आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोमेंटम का मान है वो आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड से मैं V और V को काट सकता हूँ, तो एक V उधर से कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, QB = mv/r। देन मैं यहाँ से R को इधर भेज दूंगा तो क्या प्राप्त होगा, QBr, और इधर क्या होगा, mv। या तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और करके mv = QRB। ठीक है, और ये जो m × v है यही क्या है, हमारा संवेग है, मोमेंटम। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, p, तो ये हो जाएगा QRB। ठीक है, तो हमको यदि कोई भी आवेशित कण का मोमेंटम ज्ञात करना रहेगा तो हमको Q, R और B का मान यदि हमको पता है तो हम लोग आराम से मोमेंटम का मान वहाँ से निकाल सकते हैं। Q मतलब चार्ज, तो यह आवेशित जो कण है इसका चार्ज पता होना चाहिए। R क्या है, जो भी मार्ग बन रहा है उसकी त्रिज्या पता होना चाहिए। जो बादल वहाँ पे बन रहा है समझ लो उसकी वो क्या होना चाहिए,
त्रिज्या पता होना चाहिए, और बी क्या है, तो जो हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसका मान हमको पता होना चाहिए। तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी वहाँ पे कण प्राप्त हो रहे हैं उनका मोमेंटम ज्ञात किया जाता है। बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी का भी मान कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए मानना पड़ता है कि यदि आवेशित कण उसका वेलोसिटी मतलब उसका वेग इतना है कि वो प्रकाश के वेग के बराबर है, मतलब बहुत तेज है उसका वेलोसिटी, तब हम लोग जो ई का मान निकालते हैं, एनर्जी का मान निकालते हैं, ऊर्जा का मान निकालते हैं, वो इस फार्मूला से निकाला जाता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की घात 4। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम लोग जो भी आवेशित कण है उसका एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मान निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ऊर्जा का भी मान निकाल सकते हैं और मोमेंटम का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्लाउड चैम्बर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझाना जरूरी था, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, और बहुत ज़रूरी ये है भी, तो एग्जाम में भी आ सकता है। GM काउंटर और ये क्लाउड चैम्बर, ये दो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। एक बार थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ जल्दी से। पहले क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया क्या क्या होता है, उसके बाद सिद्धांत बताया, सिद्धांत में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद सिद्धांत समझ लिए ना तो पूरा बाकी सब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिद्धांत समझने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखे, कंस्ट्रक्शन उसका स्ट्रक्चर देखे, डायग्राम बनाए, डायग्राम में बारी बारी सबको बताया कि कौन कौन सा यहाँ पे क्या क्या ऑपरेटर्स है। उसके बाद उसको वर्किंग देखे, वर्किंग में तो एकदम ईजी से ही पड़ेगा। ठीक है, आएगा वहाँ पे आयरन करेगा, जो भी अगर प्रिंसिपल समझे हो तो वर्किंग आराम से समझ में आ जाएगा। वर्किंग के बाद हमको डिटेक्शन लिखे, डिटेक्शन में पता चला कि कैसे कैसे वहाँ पे लाइन प्राप्त हो रही है, अल्फा कण कैसे प्राप्त होता है, बीटा कण कैसे प्राप्त होता है, गामा कण कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, वो पता चल जाएगा। तो जो ऊर्जा और संवेग का मान है वो कैसे मेजर किया जाता है, तो वो इस फार्मूला से मेजर किया जाता है। ठीक है, मोमेंटम इस फार्मूला से मेजर किया जाएगा और जो एनर्जी है वो इस फार्मूला से मेजर किया जाता है। तो आई होप आपको पसंद आ गया होगा, मतलब आप समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बच गया है, दो टॉपिक और बच गया है डिटेक्शन में, तो वो है तुम्हारा क्या है, स्पार्क चेंबर और न्यूक्लियर इमल्सन। ठीक है, तो मैं डाल दूंगा उसको भी। तो ठीक है, ये लेक्चर यहीं तक था, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।